नमस्कार दोस्तों, स्टडी बडीज में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 2 के 8th पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इन 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और नीति निर्देशक तत्व क्या है। ठीक है, तो इनको डिस्कस करेंगे। प्लीज हमारे इस चैनल स्टडी बडीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, थोड़ा बूस्टअप मिलता है और भी वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट studybuddies.com पर विजिट कर सकते हैं। तो आइए अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अब हम एक बात इसमें करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, न्यायालय तो ये काम करते ही करते हैं कि भाई वो इस तरह के आदेश जारी करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमारी सरकार ने कुछ संरचनाओं का निर्माण किया है। संरचनाओं का मतलब होता है कि ऐसे संस्थाओं का निर्माण किया है जो लोगों के अधिकारों के लिए काम करती हैं। जैसे आपने सुना होगा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। अल्पसंख्यक आयोग का मतलब है जो जिनकी संख्या कम है। मैंने अभी आपको बताया ना अल्पसंख्यक, तो उनके लिए ये आयोग काम करता है। उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सुनने का काम, उनके लिए जो भी अच्छा काम हो सकता है सरकार को जो है उसके बारे में सरकार को एक तरह से सहयोगी की भूमिका निभाता है कि सरकार को ये काम करने चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग, ये महिलाओं के लिए काम करता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, जो शेड्यूल कास्ट है, एससी जो है, इसको हम बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो उस नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट कमीशन जो है उनके लिए ये आयोग काम करता है। आदि के बारे में आपने सुना होगा। ये किन के लिए काम करते हैं मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया, अल्पसंख्यकों के लिए, महिलाओं के लिए, दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए। क्योंकि ना देखिए, हमारी एक सरकार है वो सब कुछ नहीं कर सकती। उस सरकार को भी जो है अपने अधिकारों को दूसरों को देना होगा, जिससे कि वो जो संस्थाएं हैं, जैसे कि ये जो अलग अलग आयोग हमने पढ़े हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, ये जो है उन अपने जो इनको काम दिया हुआ है। एक आयोग का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। आयोग को इंग्लिश में कहते हैं कमीशन, ठीक है ना। कमीशन को जो है एक कमांड दी जाती है। कमांड समझते हैं कि भाई जो मैंने बोला है आप वही वाला काम करोगे। तो इनको जो है ये कमांड दी गई है कि सिर्फ आप जो है महिला आयोग के लिए ही भी काम करोगे, सिर्फ आप अल्पसंख्यक आयोग के लिए ही काम करोगे, सिर्फ आप अनुसूचित जाति के लिए काम करोगे, ठीक है ना। तो इनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए ये आयोग काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हमारी सरकार ने जो है एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का भी गठन किया था। ये क्वेश्चन आ जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अब देखिए, मैंने बताया ना आपको, आयोग का काम है कि सिर्फ को कमांड दी गई है कि आप पूरे देश के लोगों के जो है मानवाधिकारों के लिए काम करें। अब जो अमीर है वो तो अपने मानवाधिकारों को खुद रक्षा कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब मजदूर मिस्त्री हैं, ये तो सब तो नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए किसी भी संविधान की पहचान तभी होती है जब उस संविधान के द्वारा जो लोगों को अधिकार दिए जाते हैं वो अधिकार उनको लागू करवाया जाए। और खास तौर पे समाज के जो गरीब और अशिक्षित या कमजोर तबके हैं उन लोगों को वो अधिकार उनके दिलाया जाए। तो जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नहीं था ना, तो उससे पहले आपने सुना होगा एनजीओ के बारे में। एनजीओ बड़े जो हैं बहुत बड़े काम करते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। गवर्नमेंट का जो काम है वो एनजीओ कर रहे हैं और लोगों की हेल्प करते हैं। तो ये 2 एनजीओ हैं, एक है पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, ठीक है, और दूसरा है इसको इंग्लिश में ही कहा जाता है पीपल जो है यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, ठीक है। अब ये क्या काम करते हैं, ये ना लोगों के अधिकारों के लिए ना ये सचेत रहते थे। सचेत मतलब चौकसी करते थे कि भाई किसी का कोई अधिकार तो नहीं छीन रहा। तो भैया ये जो है सरकार के समक्ष वो सारी बातें लाते थे। तो इससे पहले ये काम करते थे। तो अब जो है सरकार ने क्या करा, 1993 में 1993 में सरकार ने एक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन बना दिया। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कौन कौन होगा मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ना टोटल 31 जज है, ठीक है ना। अब जो है प्रावधान है कि 34 भी हो सकते हैं, लेकिन अभी जो है 31 है। तो 31 में ना एक होंगे सबसे सीनियर जज, जिसको हम बोलते हैं मुख्य न्यायाधीश, इंग्लिश में बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये एक होंगे और प्लस 30 अलग जज हैं, ठीक है ना। अब आप समझिए, मुख्य न्यायाधीश मतलब उनमें मुख्य जो है सबसे सीनियर जज होंगे। इसी तरह से हर हाई कोर्ट के अंदर जितने जज हैं उनमें एक मुख्य होंगे, इसलिए उनको बोलेंगे किसी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के अलग, और सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत के होंगे, इसलिए मुख्य न्यायाधीश जो है पूरे भारत के, ठीक है। और
अब देखिए, अब इसको इस तरह से समझते हैं, फिर आपको आराम से कंफ्यूजन नहीं होगी। इस मानव अधिकार आयोग में कौन कौन होंगे? एक तो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, ऐसे न्यायाधीश जो पहले रह चुके हों, अभी नहीं हो। दूसरे कौन होंगे? किसी उच्च न्यायालय जैसे सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई हो गए, ठीक है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और हाई कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, वो होंगे। इसके अलावा मानव अधिकार के संबंध में किसी व्यक्ति को ज्ञान हो, वो बंदा होगा, और या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 2 सदस्य होंगे, मतलब 4 टोटल मेंबर होंगे। अब इसमें क्या है, अब देखिए, कोई भी व्यक्ति या कोई संस्था काफी लंबे समय से मानव अधिकारों के लिए काम कर रही है, तो उनको भी इसमें जोड़ दिया गया है। इनको मिलाकर के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बनता है, जो पूरे देश के लोगों के लिए मानव अधिकारों के लिए काम करते हैं। मानव अधिकार को अगर कोई भी उल्लंघन होता है या शिकायतें मिलती हैं, तो भैया ये काम करते हैं, या ये खुद भी अपनी पहल पर जो है किसी पीड़ित व्यक्ति की याचिका पर अपनी पहल भी कर सकते हैं कि भाई ये खुद भी कदम उठा सकते हैं, या किसी पीड़ित ने जिसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उसकी याचिका पर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, जेलों में जो भी मतलब जेलों में बंदियों की स्थितियों का अध्ययन करने का भी जो क्षेत्र है इनके हाथों में ही जाता है। ये अध्ययन करते हैं कि बंदियों को जो है जेल में जो बंद है उनको क्या मतलब खाना पीना सब कुछ जो है टाइम से दिया जा रहा है, उनकी सारी सुविधाएं हैं, ठीक है ना, क्योंकि उन पे अभी आरोप जो है कि कुछ लोगों पे आरोप सिद्ध हो चुके हैं, कुछ लोगों पर नहीं हुए हैं, लेकिन क्योंकि वो इंसान है इसलिए उनके पास भी कुछ अधिकार है। तो आयोग को हर साल हजारों शिकायतें मिलती है, जिसमें ज्यादातर होती है कि हिरासत में मृत्यु का मतलब है जेल में ही मार डाला, ठीक है ना। हिरासत के दौरान जो है बलात्कार की बात की जो है उनकी शिकायतें मिलती हैं, और लोगों के गायब हो जाने, पुलिस की ज्यादतियों, पुलिस ने जो है बहुत ज्यादा मारा किसी को, कार्रवाई ना की जाने पर, इस तरह की जो है बहुत सारी शिकायतें मिलती हैं। लेकिन एक बात को ध्यान रखिएगा कि मानव अधिकार जो है आयोग ने सबसे प्रभावी रूप कहाँ काम किया था, जब पंजाब में युवक गायब हो रहे थे, या गुजरात के दंगों मामलों में उन्होंने जो है बहुत अच्छा काम किया था। एक बात इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आयोग को खुद मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं है, वो सिर्फ सिफारिश दे सकता है कि इस मुकदमे की सुनवाई की जाए सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में या सरकार को, ठीक है ना। इस बात को आप समझ गए होंगे। अब आइए दोस्तों, अब ये समझते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किन्हें कहते हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो बच्चे एनसीईआरटी को डीपली स्टडी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, काफी बच्चे जो है इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं, ये पूरी लाइन में ही, कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उनसे ये लाइन नहीं याद होती। देखिए, इस लाइन को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अब सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं। देखिए, हमारे संविधान निर्माता जिन्होंने संविधान को बनाया, उन्होंने संविधान में ऐसी बातें रखी जैसा देश उस समय वो चाहते थे, ठीक है ना। जिस चीज के लिए उन्होंने संघर्ष करा, उन्होंने अधिकारों के लिए संघर्ष करा, तो उन्होंने अधिकारों को रखा। उन्होंने वो सारी बातें रखी जैसा देश वो चाहते थे, जैसा देश बनाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या करा, संविधान निर्माताओं ने राज्यों को, भारत में जितने राज्य हैं उनको कुछ निर्देश दिए, ठीक है ना, कि आप ये काम करिए तभी आपका राज्य आगे बढ़ेगा, और जैसा हम राज्य चाहते हैं तो आप वैसा राज्य बना पाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसको समझने से पहले हम इसको एक काम करते हैं, एक पिक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यह पिक्चर को बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये किसी मूवी के डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर समझते हैं आप, मूवी के डायरेक्टर। ये भी एक मूवी के डायरेक्टर हैं, ये दोनों काफी बड़े डायरेक्टर हैं। अच्छा, इस बात को, इनका नाम जानना हमारे लिए अभी उतना जरूरी नहीं है। इस बात को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि ये दोनों डायरेक्टर हैं। अब एक बात बताइए कि मूवी में जो डायरेक्टर है वो काम क्या करता है। मूवी में डायरेक्टर जो है वो काम क्या करता है, वो डायरेक्शन देता है। डायरेक्शन समझते हैं आप? बताता हूं। मूवी में डायरेक्टर ये काम करता है यहां पर कि भाई जैसे वो बोलता है एक्शन, तभी जो है शॉट स्टार्ट हो जाता है। और अगर जो है वो जो सीन है, जिस सीन को रिकॉर्ड किया जा रहा है, अगर वो सीन जो है जैसे डायरेक्टर ने सोचा था वैसा नहीं हुआ, तो क्या डायरेक्टर जो है वो उस सीन को दोबारा नहीं करवाता, रीटेक करवाता है। तो डायरेक्टर का काम है कि भैया जैसा वो चाहे वैसा, मतलब वैसा सीन जो है हीरो हीरोइन या कोई भी वैसा करे। ये डायरेक्टर ही जो है ये एक्टर को बताते हैं, ये एक्टर है, ठीक है ना, ये एक्टर हैं सारे। इन एक्टर्स को बताया जाता है कि आप ऐसा सीन करिए तभी जो है परफेक्ट सीन बनेगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं डायरेक्शन देना, इनको बोलते हैं हिंदी में निर्देश देना,
ठीक है ना। ये निर्देश दिया गया है, जैसे ये राज्य है कि भाई ऐसा करो तभी जाकर के आपका राज्य परफेक्ट हो सकता है। तो इसको हम यहाँ पर समझने की अब कोशिश करते हैं। राज्य को निर्देश दिए गए हैं कि भाई अब वो क्या करें, मतलब जैसा जो है डायरेक्शन दी गई है उस पर आप वो काम करेंगे। अब हम बात करते हैं संविधान निर्माताओं की। देखिए, संविधान निर्माताओं को इस बात का पूरा पता था कि भाई जब हम भारत आजाद होगा तो हमारे को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जब भारत आजाद हुआ तो 1947 की बात है जब हम आजाद हुए, और हमारा संविधान बना 1950 में। इससे बीच में दंगे काफी हुए, देश को एकीकरण करने की समस्या आई, और भी बहुत सारी समस्याएं आई। लोगों के पास खाने पीने के लिए पैसा नहीं था, बीमारियां बहुत ज्यादा थी, बहुत सारी समस्या आई। इसके अलावा ना आप एक बात समझिए कि उस समय अगर नीति निर्देशक तत्व जो है, अगर वहां पर इनको बोला गया कि भाई आप क्या करें, इतनी सारी जब चुनौतियां हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमारे देश में सभी लोगों को जो है समानता लेकर आना, सभी का कल्याण करना। सबसे बड़ी चुनौती तो यही थी ना कि सभी लोगों को बराबर का वो देना, सम्मान देना, और साथ साथ सबका कल्याण करना। देखिए, अच्छा, लेकिन अगर मान लो भैया कुछ समय के बाद चुनाव होंगे, चुनाव के बाद एक सरकार बनेगी। अब सरकार बनने के बाद क्या होगा, उस सरकार के पास अगर कोई निर्देश होंगे, डायरेक्शंस होंगी, ठीक है ना। डायरेक्शंस का मतलब आप समझते हैं कि ये निर्देश दिए गए हैं, सरकार इन निर्देशों पर अपनी नीतियां बनाए जिससे कि सभी लोगों को जो है रोजगार मिल पाए, सभी लोगों के लिए जो है भले के काम हो सके। तो इसी को हम बोलते हैं राज्य की नीति निर्देशक तत्व। इसी को हम और भी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारे संविधान निर्माता इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर हमने जो निर्देश दिए हैं उन हर निर्देशों में पैसा खर्च होता है। पैसा खर्च होता है, पैसा खर्च होने का मतलब है, अगर हमारा निर्देश है कि सभी लोगों को शिक्षा दो, तो शिक्षा के लिए हमारे पास जो है स्कूल बनाने पड़ेंगे, लेकिन इतना भी पैसा नहीं है। हम कहते हैं सभी लोगों को अस्पताल या स्वास्थ्य की सुविधाएं दो, ठीक है। अब अस्पताल बनाना या हॉस्पिटल बनाना जो है वो बहुत बहुत पैसा चाहिए। हम कहते हैं जो गरीब लोग हैं उनके लिए सरकार जो है कुछ ना कुछ बंदोबस्त करे, जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए पेंशन की व्यवस्था करे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बहुत तरह के निर्देश दिए गए हैं, उन हर चीज के लिए पैसा लगता है। अब सरकार जो है, उस समय इतनी हमारे पास गरीबी थी हमारे देश में, तो क्या किसी भी सरकार के लिए ये सब बाध्यकारी बनाना आसान होता है क्या? बाध्यकारी का मतलब है कि भाई आपको ये करना ही पड़ेगा, ये तो जरूरी नहीं है ना। मौलिक अधिकार तो हम सबको शुरू में ही मिल गए, जैसे हमारा संविधान जो है जब लागू हुआ, ठीक है ना, तब तो हमारे को मौलिक अधिकार मिल ही गए। लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो है वो तब तक लागू किए गए जब सरकार उसके जो है काबिल हो पाई, सरकार के पास पैसा आता गया, सरकार लागू करती गई, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे। तो संविधान में कुछ निर्देश तत्वों का समावेश तो किया गया है, लेकिन उनको बाध्यकारी नहीं बनाया गया, सरकार के ऊपर बंधन नहीं लगाया गया है कि उसको लागू करे ही करे, उसको न्यायालय के माध्यम से लागू करवाने की व्यवस्था नहीं की गई है। इसका अर्थ सिंपल सा है कि अगर कोई भी सरकार इन निर्देशों को लागू नहीं करती है तो भैया हम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं कि न्यायालय को बोलें कि इसको लागू करवाएं। इसको बोला जाता है कि ये वाद योग्य नहीं है। अब आप खुद समझिए कि उस समय अगर हम इसको वाद योग्य बनाते तो कितना ज्यादा झगड़े हो जाते, क्योंकि सरकार जो है उसके पास पैसा ही नहीं होता। लोग कहते कि हमारे लिए शिक्षा संस्थान खोलो, हमारे को जो है रोजगार दो, तो हमारे पास उतना ज्यादा वो नहीं था। अब आप इस बात को समझ गए होंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, उसके पीछे एक कारण था। उसके पीछे एक कारण था पैसे का, मैंने वो आपको बता दिया। दूसरा कारण ये था कि संविधान निर्माताओं को ये मानना था कि जो निर्देशिक तत्व है ना, ये तो सरकार को करने ही चाहिए। इनके पीछे नैतिक शक्ति है। नैतिक शक्ति बोले तो कि सरकार जो है लोगों की मांगों को जो है पीछे नहीं छोड़ पाएगी। सरकार अगर चुन ली गई है तो सरकार को ये काम करने ही चाहिए। और उनको ये बात पता थी कि अब वो ये समझते थे कि जनता उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी आगे की सरकारों पर डालेगी, ठीक है ना। अब आप इस बात को समझ गए होंगे। अब नीति निर्देशक तत्व क्या है, इस बात को हम अच्छे से समझते हैं। नीति निर्देशक तत्वों की सूची में 3 बातें प्रमुख हैं। पहली बात यह है कि वे ऐसे लक्ष्य और उद्देश्य हैं जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए। देखिए, हमें कुछ निर्देश दिए गए हैं। निर्देश समझते हैं कि आप ऐसा करो। जैसे आपको जो है, मैं अगर मान लो कोई निर्देश दे रहा हूं कि भाई ये एनसीईआरटी को पढ़ो, आप अच्छे से जो है पास हो जाओगे, तो मेरा ये निर्देश है ना। और तो ये है निर्देश। ये निर्देश जो है ये एक लक्ष्य है जो हमारे समाज के हैं। ये ऐसे उद्देश्य हैं जो हमारा समाज पूरा करना चाहता है, इन सबको पूरा करके, ठीक है, हमें समाज के रूप में स्वीकार करने चाहिए। दूसरी बात, ये ऐसे अधिकार हैं जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए। हमें मौलिक अधिकार तो मिल गए, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे अधिकार हैं जो सरकार को कानून बना करके देने पड़ेंगे।
तीसरा, ये वो नीतियां हैं जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए। ऐसी नीतियां हैं जो सरकार स्वीकार करेगी, उस पर अपनी कानून बनाएगी और लोगों को देगी। अब आपको ये जब ये पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व, आपको ये समझ आएगा कि इससे ना हमारे संविधान निर्माताओं की भारत की कल्पना का आभास होगा, मतलब फील ये होगा कि जैसा वो देश हमारे भारत को बनाना चाहते थे, तो ये जो है नीति निर्देशक तत्वों में उन्होंने सामने शामिल किया। अब समय समय पर हमारी सरकार ने कुछ नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास किया है, जैसे कि बहुत सारे जमींदारी उन्मूलन कानून। उन्मूलन का मतलब होता है जमींदारी को खत्म करना, ये जो है हमारी सरकार लेकर आई है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है। बैंक सभी जो पहले प्राइवेट बैंक हुआ करते थे, गाँव में किसी जगहों पर बैंक नहीं हुआ करते थे, इसलिए लोग जो है सेविंग नहीं कर पाते थे, तो सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। कई फैक्ट्री अधिनियमों को जो है उन्होंने बनाया सरकार ने। फैक्ट्री अधिनियम का मतलब है, एक नीति निर्देशक तत्व ये है कि हमारी सरकार मजदूरों के लिए काम करेगी। तो फैक्ट्री अधिनियमों में क्या किया गया, मजदूरों के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा की गई कि एक काम के वो जो काम के जो घंटे हैं उसको जो है पहले 18 घंटे हुआ करते थे, मजदूर जो 18 घंटे काम करते थे उनको घटा करके कम किया गया। न्यूनतम मजदूरी निर्धारण की गई। न्यूनतम मजदूरी का मतलब है कम से कम जो है उनको इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा, कोई भी मालिक जो है उससे कम पैसा नहीं दे सकेगा। कुटीर और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया। छोटे छोटे जो उद्योग हैं उनको प्रोत्साहन दिया गया। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को ऊपर उठाने के लिए काम किया गया। आरक्षण की व्यवस्था की गई। ये सारी बातें हम देखते हैं कि सरकार ने इन चीजों को लागू किया है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने में कुछ बातें और भी हैं जिनको आपको समझना जरूरी है। जैसे इन चीजों से आप तो अब जानते होंगे। शिक्षा का अधिकार, हमने सभी को लोगों को शिक्षा देना। पंचायती राज व्यवस्था, सभी गांव के पूरे देश में जो है सभी गांवों में पंचायती राज व्यवस्था लागू करना। ठीक है, मैंने आपको बताया था सभी लोगों को रोजगार देना। उस समय पैसा नहीं था, लेकिन आज सरकार जो है क्या करती है, जो भी ग्रामीण इलाके हैं उन जगहों पे सभी लोगों को 100 दिन का रोजगार दिया गया है, जिसको जो है रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत किया गया है। ठीक है ना, सीमित अधिकार है। स्कूली बच्चों के लिए दोपहर का भोजन, मिड डे मील, ये सारा कुछ नीति निर्देशक तत्वों के अंदर आया है। तो आप समझ गए होंगे कि नीति निर्देशक तत्व हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। दोस्तों, आज के डिस्कशन में इतना ही था। आगे का कंटिन्यू हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए।